हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ निधि पाराशर। और बेटा डाल एक्सेल सीरीज में ये आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। और यूनिट 1 में आज मैं आप लोगों को सॉर्टिंग्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। जो सिलेबस में आपके यूनिट 1 में मेंशन्ड है उसमें 5-6 तरीके की सॉर्टिंग है, तो वहां आज हम इंसर्शन सॉर्ट से अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। पहले बेसिक लेंगे सॉर्टिंग का, कि सॉर्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, और फिर उसके बाद हम इंसर्शन सॉर्ट के लिए कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस पढ़ेंगे। एग्जाम में इसका पूरा एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए बेटा, सॉर्टिंग जैसे कि हमने पढ़ा है, सॉर्टिंग की बेसिक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की, क्योंकि सॉर्टिंग आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ी है। सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग इज बेसिकली ए प्रोसेस विच अरेंजेस अ गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब आपके पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है जिसको आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और दैट प्रोसेस दैट यू फॉलो टू अरेंज देम इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ठीक है, तो ये तो हुई सिंपल सॉर्टिंग, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट भी आपने पढ़ा था। फिर आपने सेकेंड ईयर में हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सब अंडरस्टैंडिंग आपकी डेटा स्ट्रक्चर में आपने ली थी। यहाँ पर हम उन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज को डिटेल में पढ़ेंगे, और वो सारी जितनी भी आपकी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी हम डिटेल में करेंगे। इसलिए ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले जब हम सॉर्टिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो कुछ टाइप की बेसिक टेक्निक्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है। क्या? कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो 2 मार्क्स में कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपको दिया जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसके साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है। वो क्या? कि इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है, नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है, स्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है, अनस्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है, इंटरनल एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होती है। तो थोड़े थोड़े इनके नो-हाउ पहले से हम ले लेते हैं, है ना, इसका इंट्रोडक्शन हम लेते हैं। तो इन प्लेस सॉर्टिंग का मतलब क्या है? इन प्लेस सॉर्टिंग का मतलब देखिए, सपोज मेरे पास एक एरे है ना, एक इनपुट एरे मैंने लिया, और इस इनपुट एरे में मैंने कुछ एलिमेंट्स डाले, जैसे 2, 8, 3, 1, 6। ठीक बात है। अब इन सारे एलिमेंट्स को अगर मैं सॉर्ट, जैसे इन प्लेस सॉर्टिंग ना, इसका एग्जांपल मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, क्विक सॉर्ट इज द एग्जांपल ऑफ या इन प्लेस सॉर्टिंग। ठीक है, जिस वो सॉर्टिंग जहां पर हम कोई एडिशनल एरे नहीं लेते, जितना स्पेस हमारे पास है, जितने भी ऑपरेशंस हमें करने हैं, हम इसी एरे के अंदर ऑपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरी स्पेस नहीं लेते इस पर्टिकुलर एरे को सॉर्ट करने के लिए। तो ऐसी सॉर्टिंग को हम इन प्लेस सॉर्टिंग कहते हैं। देखिए, जैसे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा स्पेस फॉर सॉर्टिंग द एरे। जो एरे आपके पास है, उसी एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके हम एरे को सॉर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हीप सॉर्ट, और साथ में क्विक सॉर्ट भी एक एग्जाम्पल है इन प्लेस सॉर्टिंग का। ठीक है, यू कैन ऐड क्विक सॉर्ट ऑल्सो। क्विक सॉर्ट इज ऑल्सो a very well known and important example of in place sorting. नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है बेटा? कि जहां हमें सॉर्ट करने के लिए अगर एक एरे गिवन है, तो उस एरे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए हमें साथ साथ कुछ ऑक्सिलरी स्पेस की भी रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब हम एडिशनल स्पेस लेते हैं किसी ना किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, और फिर उस स्पेस को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और फिर फाइनली जो सोल्यूशन होता है उसको ओरिजिनल एरे में लिख देते हैं, जैसा कि हम मर्ज सॉर्ट में करते हैं। जैसे वैसे आपने पढ़ रखा है, फिर हम दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर आप ये क्लियरली देखेंगे कि मर्ज सॉर्ट परफॉर्म करने के लिए हम एडिशनल स्पेस, एडिशनल एरे का यूज करते हैं। फिर अगली है आपकी इंटरनल सॉर्टिंग। इंटरनल सॉर्टिंग का मतलब क्या है? कि वो सॉर्टिंग टेक्निक जिसमें जितने भी सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं, जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो इनपुट डेटा है जिसको आपको सॉर्ट करना है, ऑल दैट पर्टिकुलर इनपुट डेटा, ऑल दैट रेंज ऑफ इनपुट कैन बी स्टोर्ड इन रैम। जितनी भी चीजें आपको सॉर्ट करनी है वो सारी की सारी रैम में हो, तब हम उसे इंटरनल सॉर्टिंग कहते हैं। देखिए, सॉर्टिंग डेटा दैट कैन एंटायरली फिट इनटू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज कॉमनली यूज्ड व्हेन सॉर्टिंग रिलेटिवली स्मॉल डेटा सेट्स। जब छोटे डेटा सेट्स को आप सॉर्ट कर रहे हैं तो आप इंटरनल सॉर्टिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, जहां पर ऑलमोस्ट सारा डेटा आपका मेन मेमोरी में स्टोर हो जाए और तब आपको उसको सॉर्ट करना पड़े। एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होती है बेटा? एक्सटर्नल सॉर्टिंग वो है जिसमें बहुत लार्ज डेटा सेट्स हम यूज करते हैं, है ना, और ऐसे डेटा सेट जिनकी जो लेंथ होती है वो पूरी की पूरी मेन मेमोरी में रिजाइड नहीं कर सकती, मतलब टू लार्ज टू फिट इन द मेन मेमोरी। वो डेटा सेट जो मेन मेमोरी में फिट होने के लिए बहुत बड़े हैं,
ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड मस्ट बी स्टोर्ड ऑन हार्ड ड्राइव्स। हार्ड ड्राइव्स पे हमें स्टोर करना पड़ता है क्योंकि हार्ड ड्राइव जो है वो कंपैरेटिवली लार्जर स्पेस हमें प्रोवाइड करती है। कॉमनली यूजफुल इन सॉर्टिंग सिग्निफिकेंटली लार्जर डेटा सेट्स दैट एक्सीड द अवेलेबल मेमोरी, जो कि अवेलेबल मेमोरी जो रैम है उसके ज्यादा अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो हम उसको हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं। तो वो सॉर्टिंग टेक्निक्स जो इस इतने बड़े डेटा पे काम करती हैं, जो मेन मेमोरी के अलावा भी हार्ड डिस्क पे भी डेटा पड़ा होता है, उसके लिए भी सॉर्टिंग अप्लाई होती है। तो दो सॉर्टिंग टेक्निक्स आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक्स। ओके, तो क्या हुआ, इंटरनल सॉर्टिंग, एक्सटर्नल सॉर्टिंग, इनमें डिफरेंस पूछ लेते हैं, और साथ में इन प्लेस और नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब देखिए थर्ड है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एकेटीयू एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, 21, 22 और 23, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है कि स्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है। अब इसको आपको इस फिगर से ध्यान से समझना है। देखिए ये एक इनपुट एरे है, सपोज एक्चुअली ये एक इनपुट एरे है जिसको बबल्स के अंदर इसके सारे एलिमेंट्स को हमने शो किया है। क्या है पहला एलिमेंट, 10, 20, 20, 30 और 10। अब देखिए अगर आपके इनपुट सीक्वेंस में रिपीटेड आइटम्स हैं, मतलब एक इनपुट सीक्वेंस में जितने भी आइटम्स हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं 10 जो है वो 2 बार आ रहा है, 20 भी 2 बार आ रहा है ना। तो उस केस में जब आप इसके ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करें, कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक आपने इस इनपुट एरे पर अप्लाई करी और सॉर्ट करने के बाद जो फाइनल एरे आपको मिला, अगर उस फाइनल एरे में जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, जैसे 20, डुप्लीकेट एलिमेंट जो है, जो फाइनल एरे में इनका जो रिलेटिव ऑर्डर आया और जो पहले था उनका रिलेटिव ऑर्डर वो सेम होना चाहिए। मतलब एग्जांपल देखिए, एक 20 है ऑरेंज कलर के बॉक्स में और एक 20 है ग्रीन वाले कलर के बॉक्स में। ठीक है बेटा, जब हमने सॉर्टिंग, कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक हमने अप्लाई की तो ये फाइनल रेंज ऑफ एरे हमारी जनरेट हुई। अब ग्रीन वाले बॉक्स में जो 20 है वो ऑरेंज वाले बॉक्स के 20 से बाद में आया है। तो जो सॉर्टेड एरे है, इनपुट सीक्वेंस में ग्रीन वाला बाद में था, ऑरेंज वाला पहले था, है ना। और जो नेक्स्ट सीक्वेंस है, जो फाइनल सीक्वेंस है सॉर्टेड सीक्वेंस, उसमें भी ग्रीन वाला 20 बाद में आया और ऑरेंज वाला 20 जो है वो उसके पहले वहीं पर रिजाइड कर रहा है। जो इसका क्या मतलब है कि जो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स इनपुट डेटा में होता है, दैट रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज प्रिजर्व्ड इन द सॉर्टेड सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। तो स्टेबल सॉर्टिंग कहां होती है कि जहां पर कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ दोज रिपीटेड एलिमेंट्स in the sorted sequence of elements is same as it was in the case of input array. Okay, तो अब देखिए जितने भी, और हाँ खाली एक के लिए नहीं कि खाली हम 20 के लिए चेक करेंगे, जितने भी रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए ये चीज होल्ड करनी चाहिए। जैसे 10 को देखिए, 10 एक व्हाइट कलर के यहाँ पर एक उसके अंदर है सर्कल में, यहाँ पर ब्लू सर्कल में है ना। तो ब्लू सर्कल वाला जो 10 है वो व्हाइट वाले के बाद में आ रहा है। जब सॉर्टेड सीक्वेंस है तो देखिए ब्लू वाला जो 10 है वो व्हाइट वाले के बाद में आ रहा है। तो आप स्टेबल सॉर्ट कब कहेंगे, जब रिलेटिव सॉर्ट जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, देन ओनली यू विल से दैट यस दिस पर्टिकुलर सॉर्टिंग टेक्निक दैट वी हैव यूज्ड इज अ स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक। ऑलराइट, तो अब इसको रीड करिए। स्टेबल सॉर्टिंग, अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज सेड टू बी स्टेबल इफ टू ऑब्जेक्ट्स with equal keys appear in the same order in sorted output as they appear in the input sorted array. Input array sorted नहीं, in the input array, ये हटा दीजिए। In the input array means initial order of equal items is preserved, है ना। और you can say relative order of the relative positions of the duplicate items after sorting will be retained. Okay, so that particular kind of sorting is called stable sorting. तो this is the example of stable sorting. अब देखिए, अब दूसरी कौन सी है, अनस्टेबल सॉर्टिंग। अनस्टेबल सॉर्टिंग बेटा कौन सी हुई कि आपके पास एक इनपुट एलिमेंट्स हैं, जब आपने एक पर्टिकुलर सॉर्टिंग टेक्निक उन इनपुट एलिमेंट्स पे अप्लाई की तो जो आपको फाइनल सॉर्टेड सीक्वेंस मिला, उस फाइनल सॉर्टेड सीक्वेंस में अगर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे तो उनकी जो रिलेटिव पोजीशंस हैं वो रिटेन नहीं हुई और वो आगे पीछे हो गई। तो दैट काइंड ऑफ एल्गोरिथम इज अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। देखिए क्या है, यहां देखिए स्टेबल सॉर्टिंग का ये एग्जांपल है।
इसमें जैसे हमने पढ़ा कि ये जो 8 है, जो फाइनल सॉर्टेड सीक्वेंस है, उसमें येलो वाला जो 8 है वो ब्लू वाले सर्कल वाले 8 के बाद में आएगा। तो देखिए ये दोनों प्रिजर्व्ड हैं, बाकी तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो ये कौन सी हुई? स्टेबल सॉर्टिंग, है ना। लेकिन अनस्टेबल सॉर्टिंग में क्या हो रहा है, इनकी जो पोजीशंस हैं, ये देखिए ये जो पोजीशंस हैं ये एक्सचेंज हो रही हैं, मतलब ऑरेंज वाला पहले आ गया और जो ब्लू वाला सर्कल है वो बाद में जनरेट हो रहा है। ऑल्दो द वैल्यूज आर सेम बट देयर रिलेटिव पोजीशंस आर नॉट रिटेन्ड। फाइन, तो सच काइंड ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स आर अनस्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल सॉर्टिंग, और यू कैन से द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन अ वे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेबल सॉर्टिंग एंड अनस्टेबल सॉर्टिंग। ओके, राइट, आगे चलते हैं। तो आज जो हमारा डिस्कशन है बेटा, वो डिस्कशन पूरा का पूरा कन्फाइंड है हमारा इंसर्शन सॉर्ट पर, है ना। थोड़ा सा आइडिया आपको इंसर्शन सॉर्ट का पहले से है, उसको थोड़ा सा आज रिवाइव करते हैं और एक्सपैंड करते हैं कि अगर हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है तो उसकी हम पहले उसको पढ़ें कि वो किस तरह से रन होगा, एल्गोरिथम पे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम उसको एरे पे लगा के देखेंगे। इंपॉर्टेंट है उसको समझना और एग्जाम में करके आना, और साथ में हम ये एनालाइज करेंगे कि डिफरेंट केसेस में, मतलब बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस में जो इंसर्शन सॉर्ट है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है। चलिए, तो पहले सिंपल समझते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट बेसिकली क्या है। देखिए, देखो बेटा, ये मान लीजिए इनपुट सीक्वेंस है मेरे पास, क्या है 5 2 4 6 1 3। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या कहता है कि जो पहला वाला एलिमेंट है ना एरे का, उसको तो आप कुछ मत करिए, उसको छोड़ दीजिए। आपको जो भी काम स्टार्ट करना है कहां से करना है? सेकंड वाले एलिमेंट से, एरे के सेकंड वाले एलिमेंट से आपको सारा काम करना शुरू करना है। तो हमने सेकंड वाले एलिमेंट से शुरू किया। पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि ये क्लियरली आपको दिखे। चलिए देखिए क्या है, देखिए कहां से स्टार्ट किया मैंने करना, 2 से मैंने शुरू किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो रेड कलर का बार है ये दिखा रहा है कि इसके लेफ्ट वाला जो एरे है वो सॉर्टेड है और इसके जो राइट वाला एरे है वो अभी सॉर्ट होना बचा हुआ है। तो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे को सेपरेट करने के लिए ये रेड बार आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले एलिमेंट से लेके लास्ट वाले, ये अनसॉर्टेड एरे हमें दिया हुआ है, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। और कंपेयर करके अल्टीमेटली इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पर जाके आपको अरेंज कर देना है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे काम करते हैं जैसे कार्ड्स हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपसे लूं कि मेरे पास सपोज मेरे हाथ में ये 4 कार्ड्स हैं, राइट, और ये जो 4 कार्ड्स हैं ये चारों सॉर्टेड हैं। जो लेफ्ट वाला जो हाफ होगा मतलब इंसर्शन सॉर्ट का, वो हमेशा सॉर्टेड होगा। कैसे, और इधर 2 कार्ड हैं जो मुझे अभी और पिक करने हैं, ठीक है। इन कार्ड्स में से सपोज ये 4 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 11 है, ठीक है। इनके नंबर्स हैं, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है ना। अब मान लो मुझे रीड करने हैं 3 और फिर मुझे रीड करना है सपोज 5, फिर मुझे रीड करना है 9। ये येट टू बी रीडेड है, येट टू रीड, है ना, येट टू कंप्यूट, और ये जो है ये सॉर्टेड है। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या कहता है कि आप जो नया कार्ड आप रीड करें तो जो ऑलरेडी सॉर्टेड कार्ड्स हैं आपके पास उसमें करेक्ट पोजीशन पर आप उसको इंसर्ट करें। तो आप इस पूरे के पूरे जो इसका जो लेफ्ट हाफ है जो ऑलरेडी सॉर्टेड है उसके ऊपर कुछ कंपैरिजन करके कुछ ऑपरेशंस ऐसे करेंगे और 3 के लिए करेक्ट पोजीशन को आप फाइंड आउट करेंगे। अब नेचुरली क्योंकि ये एक एरे है तो एरे में बीच में कोई स्पेस खाली तो है नहीं, है ना। आप अगर किसी एलिमेंट को यहाँ पर इन बिटवीन द एरे इंसर्ट करेंगे तो यू नीड टू मेक एन स्पेस फॉर दैट पर्टिकुलर न्यू एलिमेंट इनटू द एरे। तो क्या करना पड़ेगा, एरे में शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। हम क्या करेंगे, एरे के एलिमेंट्स को एक एक करके शिफ्ट करेंगे और इसके लिए इस एलिमेंट के लिए बीच में कहीं जगह बनाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट, जो ऑपरेशन है वो यही है कि आपको एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो जो सॉर्टेड हाफ है उसमें उसकी करेक्ट पोजीशन को आइडेंटिफाई करना और उसको इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट करना, शिफ्ट करके उसकी करंट पोजीशन पर, करेक्ट पोजीशन पर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को पुट कर देना। दिस इज ऑल अबाउट इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। अब जैसे 3 आया तो 3 को यहाँ डालेंगे, 5 आया तो 5 को 4 और 7 के बीच में इंसर्ट करेंगे। दिस इज हाउ वी विल अप्लाई इंसर्शन सॉर्ट। अब देखिए क्या है, देखिए तो यहाँ पर देखिए 2 आया, इसको यहाँ इंसर्ट करेंगे। 4 आया तो 2 और 5 के बीच में आएगा। 6 आया तो अपनी ही प्लेस पे रहेगा क्योंकि इसके बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इससे छोटे हैं तो ये अपने से ही रिप्लेस हो जाएगा। 1 आया तो 1 को यहाँ इंसर्ट कर देंगे।
फिर फर्दर जब 3 आया तो 3 इनके बीच में होगा एंड दिस इज योर फाइनल सॉर्टेड एरे। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो एल्गोरिथम है उस एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे और उसमें देखेंगे कि एरे पर ये एल्गोरिथम कैसे रन होता है। ठीक है बेटा, एग्जाम में आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी इस तरह से कोई एल्गोरिथम पूछे जाते हैं तो आपको सूडो कोड लिखना है पहले एल्गोरिथम का, जो ये बताए कि एल्गोरिथम किस तरह से चलेगा, उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, और फिर बेस्ट तरीका उस एल्गोरिथम को लिखने का, ये एग्जाम में सॉल्व करने का क्या होता है कि आप एक एग्जाम्पल लें और फिर उस एल्गोरिथम को उस एग्जाम्पल के ऊपर पूरा रन करके दिखाएं कि स्टेप बाय स्टेप वो एल्गोरिथम कैसे चल रहा है, कैसे डिफरेंट वैल्यूज को सॉर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, चलिए यहां देखिए, यहां मैंने पहले से ये करके रखा है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बार में पूरी की पूरी, मैं कोशिश करूंगी कि पहली बार में आपको पूरा क्लियर समझ में आए। देखिए बेटा, ये इसका सूडो कोड है। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट ए क्या है, वो एरे है जिसको हमें सॉर्ट करना है। ए इज द एरे विच नीड्स टू बी सॉर्टेड। क्या करना है, ए एक एरे है जिस पर मैंने एक वेरिएबल यूज किया 2 टू लेंथ ऑफ ए डॉट लेंथ, 2 से लेके जे की वैल्यू जो है वो 2 से लेके एरे की पूरी लेंथ तक चलेगी। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मैं क्या कह रही हूं कि मुझे इस पूरे एरे को सॉर्ट करना है। तो पहली बार में हमने क्या किया, पहले एलिमेंट को हम ये मान के चल रहे हैं कि वो पहले से सॉर्टेड है, क्योंकि उसके पहले कोई एलिमेंट नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर है ना। अब जब फर्दर एलिमेंट्स आएंगे उनके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर है या फिर उसे स्वैप करने की रिक्वायरमेंट है। तो जो भी हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे ना, वो सेकंड एलिमेंट से हम प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। तो अपने एरे में हमने क्या किया कि हमने जे की वैल्यू जो थी वो यहां पे लगा दी, जे इज इक्वल टू 2 है ना, अप टू ए डॉट लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो जे की वैल्यू 2 से लेके कहां तक चलेगी, 6 तक चलेगी। तो मतलब इसके आगे के सेकंड से लेके लास्ट एलिमेंट तक हर एलिमेंट को एक एक करके हम लेफ्ट साइड में करेक्ट प्लेस पर इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक है, ये काम हमें करना है। चलिए अब देखिए, बेटा, इस एल्गोरिथम को रन करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक वो जो एरे था जो लास्ट पिक्चर में मैंने दिखाया था आपको, इसी एरे को मैंने यहाँ पर एरे की फॉर्म में पहले से ड्रॉ किया है ना। अब यहाँ पर क्योंकि हम थ्योरेटिकली अपने एल्गोरिथम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो हम इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू करते हैं, तो इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए एल्गोरिथम, ये जो मैंने एल्गोरिथम लिया है ये मैंने कोरमैन बुक से लिया है, दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक ऑफ डार। ठीक है बेटा, तो एल्गोरिथम को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए इस एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 1 से स्टार्ट की गई है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इंडेक्सिंग 0 से क्यों नहीं हुई। जब आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमने एरे की जो इंडेक्सिंग थी उसको 1 से लेके 6 तक चला दिया, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एरे। ठीक बात है। अब देखिए कैसे एक एक करके चलेगा। जे की वैल्यू को हमने कहां इनिशियलाइज किया, 2 से इनिशियलाइज किया। तो देखिए मैंने जे को कहां से इनिशियलाइज किया, 2 से। सबसे पहले जे की वैल्यू कहां है, 2 पर। अब देखिए 2 टू ए डॉट लेंथ चलेंगे, छोड़ देती है अभी, पहले हम ये इस वाले फॉर लूप में एंटर करते हैं। की इज इक्वल टू ए ऑफ आई, ए ऑफ जे। ए ऑफ जे क्या है यहाँ पर हमारा 2 है ना, ए ऑफ जे क्या है 2, जे की वैल्यू है 2। देखिए यहां लिखा हुआ है, ये लूप कितनी बार चलेगा, 2 3 4 5 6। क्यों, क्योंकि j इज इक्वल टू 2 टू ए डॉट लेंथ, लेंथ कितनी है एरे की 6, तो 2 से लेके 6 तक j की वैल्यूज चलेंगी। और ये डिफरेंट आइट्रेशंस में कैसे काम होगा, वो डिफरेंट आइट्रेशंस यहाँ एरे के स्नैपशॉट के जरिए आपको समझ में आएंगे। अब देखिए हमने जब j को इनिशियलाइज किया तो j को हमने कहाँ रखा, इंडेक्स 2 पर रख दिया। अब की इज इक्वल टू ए ऑफ जे, मतलब ए जे पर जो वैल्यू है उसको हमने की में डाल दिया। क्या हुई आपकी की 2, क्योंकि जे वाली लोकेशन पर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो है 2। अब देखिए i इज इक्वल टू जे माइनस 1, आई को हमने कहां लगाया, जहां पे जे लगा हुआ है उसके जस्ट पहले वाले एलिमेंट को हमेशा आई होल्ड करके रखेगा। आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा क्या होना है, जहां पर जे की वैल्यू है उसके जस्ट पहले वाले एलिमेंट पर आई को इनिशियलाइज किया जाएगा। तो यहां जे है तो इससे पहले वाले एलिमेंट पर आई है, आई कहां पर है, 1 पर है। किसे पॉइंट कर रहा है, 5 को। ठीक है, चलिए अब ये जो कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट है, क्या कि while i is greater than 0 and a of i is greater than की, मतलब जब तक i की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी। ये कंडीशन क्या कहती है कि भाई 0 का मतलब क्या है, i की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है
है ना। तो आई की वैल्यू यहां नहीं हो जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि आई जो है वो एरे के पहले आ गया, मतलब हम शिफ्टिंग करते करते कहीं ऐसा पहुंच गए या आई को डिक्रीमेंट करते करते हम एरे के बाहर ना निकल जाएं, इसलिए हमने ये कंडीशन पहले यहां पर चेक की हुई है। अभी आप देखेंगे ये कहाँ यूजफुल है। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये कि हम आई को अगर डिक्रीमेंट करें तो हम एरे में रहें, एरे के बाहर हम जाना नहीं चाहते, इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई। दूसरा क्या है, ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन की। जब तक ए ऑफ आई ग्रेटर देन की रहे, मतलब जिस एलिमेंट को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, आप किसे इंसर्ट करना चाहते हैं, अभी 2 को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो अगर ए ऑफ आई की वैल्यू 2 से बड़ी है तो उस केस में आपको ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, है ना। अगर ए ऑफ आई की वैल्यू 2 से बड़ी है, मतलब लेफ्ट साइड में अगर इससे बड़ी वैल्यू मिली तभी तो आपको इसे आगे कहीं पे इंसर्ट करना है। अगर ये अपनी, अगर मान लीजिए इससे छोटी वैल्यू होती तो ये तो ऑलरेडी अपनी सही प्लेस पे था, तो हमें कुछ नहीं करना, है ना। तो देखिए ये क्या करना है, हमें जो भी काम करना है, जो शिफ्टिंग करनी है वो कब करनी है, जबकि जिस एलिमेंट को हम इंसर्ट कर रहे हैं, किसे इंसर्ट कर रहे हैं, जो जे को होल्ड कर रहा है, 2 को इंसर्ट करना है। देखिए इधर वाला एरे सॉर्टेड है, 2 को मुझे इस एरे में इंसर्ट करना है, तो 2 से छोटा अगर मुझे मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा मिलेगा तो फिर हम उसकी शिफ्टिंग करेंगे। ठीक बात है। तो देखिए ई की वैल्यू है 2, ए ऑफ आई की वैल्यू है 5। कंडीशन क्या है, ए ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन की, ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन की, कंडीशन ट्रू है। और साथ में आई जो है उसकी वैल्यू 1 है, आई ग्रेटर देन 0 है, तो पहली बार में ये कंडीशन ट्रू हो गई, है ना। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई हमने क्या कहा, ये क्या लिखा है, ए ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू ए आई, मतलब ए आई पर जो वैल्यू थी अब उस वैल्यू को कहां पहुंचा दो, ए ऑफ आई प्लस 1 पर पहुंचा दो, मतलब आई जहां पर है वहां पर जो वैल्यू है उस वैल्यू को कहां ले जाओ, आई प्लस 1 वाली लोकेशन पर ले जाओ। अब इस टाइम ए आई प्लस 1 क्या है बेटा, ए आई प्लस 1 जब हम करेंगे तो क्या है, ये लोकेशन, इस लोकेशन पर ए आई की वैल्यू को ले जाओ, मतलब 5 विल बी कॉपीड इनटू दिस पर्टिकुलर प्लेस, है ना। तो 5 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। फिलहाल अभी तक इतना हमें समझ में आ गया। अब क्या करें, i इज इक्वल टू आई माइनस 1, तो मतलब 5 को इधर शिफ्ट कर दो और i को i माइनस 1 करके, i को कहां आ गया, i अभी i की वैल्यू कितनी थी 1, अब i की वैल्यू कितनी हो गई 0, है ना। i की वैल्यू कितनी हो गई 0, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता, ये तो बाई चांस हम पहली बार चेक कर रहे हैं, हो सकता है हम कहीं j यहां ले तो हम उसके आगे आने वाले सारे एलिमेंट्स के लिए यही काम रिपीट करेंगे। फिलहाल हमारे केस में i की वैल्यू जैसे ही 0 हुई, हम दोबारा से, अभी खत्म नहीं हुआ, हम दोबारा से इसी लूप में गए और हमने क्या कंडीशन चेक की, इफ i इज ग्रेटर देन 0, नहीं ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई और बीच में एंड लगा हुआ है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आएंगे, इमीडिएटली इस वाइल लूप से हम बाहर आएंगे और बाहर आके हमने क्या किया, ए ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू की, क्या कि ए ऑफ की जो वैल्यू है उस वैल्यू को ए ऑफ आई प्लस 1 पे डाल दो। आई की वैल्यू कहां है, अभी माइनस करने के बाद यहां थी, आई प्लस 1 करेंगे तो कहां जाएगी, यहां, तो यहां कौन सी वैल्यू डालनी है, की, और जो आई की वैल्यू थी उसको हमने आई प्लस 1 पे शिफ्ट कर दिया। दिस इज हाउ फर्स्ट आइट्रेशन इज इवैल्यूएटेड। दोबारा देखिए, आई की जब हमने जे को यहां लगाया, आई को यहां लगाया, हमने देखा कि क्या ए ऑफ जे जो है वो की से, जो की है वो ए ऑफ आई से बड़ी है, नहीं बड़ी नहीं है, छोटी है, छोटी है, तो फिर अब ऑपरेशन हमें करना है। करने के लिए हमने क्या किया, ए ऑफ आई पर जो वैल्यू थी उसको ए ऑफ आई 1 प्लस पे शिफ्ट कर दिया और साथ में आई को -1 कर दिया, ठीक है। फिर दोबारा फर्दर लूप में गए, तो लूप में गए तो देखा आई की वैल्यू -1 हो गई है, जबकि आई की वैल्यू 0 हो गई है, और यहाँ लिखा क्या है, आई ग्रेटर देन 0। अब यहाँ अगर आई ग्रेटर 0 है तो उस केस में कंडीशन फॉल्स हो गई और हमने क्या किया, i प्लस 1 करके ए आई प्लस 1 वाली जगह पर ये 2 को हमने स्टोर कर दिया। तो पहली बार j इज इक्वल टू 1 में ये जो स्वैपिंग थी, ये हमने इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में स्वैप करके ये एरे हमारा आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पूरा लूप एक बार रन हो गया। अब क्या किया, अब दोबारा से हमने j की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। ये पहली बार चला था फॉर के लिए, दिस इज योर फॉर लूप, एक बार पूरा चल गया, है ना, एंड दिस इज योर व्हाइल लूप। अब दूसरी बार के लिए j की वैल्यू क्या हो गई 3। अब देखिए j यहां आ गया, फिर हमने वही काम किया, यहां तक का एरे सॉर्टेड है, देखिए जहां तक i है वहां तक का एरे सॉर्टेड है, j यहां है, i यहां है, j से जस्ट पहले वाली लोकेशन पे हमने i लगाया। फिर हमने देखा की वैल्यू क्या है 4 और i वाली की वैल्यू क्या है 5, ये तो इससे बड़ी है, तो अब फिर इस केस में क्या करेंगे, i
कि पे जो वैल्यू है उसे i+1 पे हम शिफ्ट कर देंगे। देखिए 5 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है ना। अब आप ये कहेंगे इस पे तो 4 था, वो तो ओवरराइट हो जाएगा। तो भाई ओवरराइट हो जाने दो, क्यों? क्योंकि हमने की में पहले उसको सेव करके रख रखा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उस वैल्यू को हमने पहले से की में स्टोर करके रख लिया। तो अब क्या करेंगे, बस इस 5 को शिफ्ट करके हमने यहां पर लाना है। तो हमने 5 को यहां पर हम ले आए। आई को माइनस कर दिया, आई कहां आ गया 2 पर। सेम चीज करते हैं, देखिए पहले हमने शिफ्ट करके उसको i+1 वाली लोकेशन पे रख दिया, फिर आई को कर दिया माइनस। आई कहां आ गया, अब आई यहां आ गया, है ना बेटा। अब देखो क्या की वाली वैल्यू a ऑफ i से छोटी है? नहीं जी, अब तो ठीक है। देखो i ग्रेटर देन 0 भी है, वाइल वाली कंडीशन चेक करो, i ग्रेटर देन 0 भी है और a ऑफ i जो है वो की से छोटा भी है। तो अब तो ये कंडीशन जो होगी ये तो ट्रू नहीं है, a ऑफ i जो है वो तो की से छोटा है। तो अब ये कंडीशन जो हो गई आपकी फॉल्स हो गई। फॉल्स होते ही आप इस लूप के बाहर आए, है ना, और a ऑफ i+1 पे आपने की इंसर्ट कर दिया। i कहां था, यहाँ i+1 का है, यहाँ की वैल्यू क्या है 4, तो आपने 4 को यहां पर इंसर्ट कर दिया। ठीक बात है। तो जब j की वैल्यू 3 थी तो उस केस में 5 और 4 जो थे वो आपस में स्वैप हो गए। अब आप देखिए ये जो एरे है लेफ्ट साइड का ये सॉर्ट होता जा रहा है। अभी तक हमने देखा था कि ये जो एरे था हमारे हिसाब से ये सॉर्टेड था, ठीक। फिर उसके बाद जब j की वैल्यू यहां आई तो ये सॉर्टेड दिख रहा है, यहां तक सॉर्टेड हो गया। अब जब j की वैल्यू यहां थी तो देखिए यहां तक का जो एरे है वो सॉर्टेड एरे है ना, यहां तक का जो एरे है वो सॉर्टेड है। अब देखिए चलिए j की वैल्यू 4 ली हमने, यहां पर j है, i की वैल्यू हमने j-1 मतलब यहां पर हमने i ले लिया। अब देखो की वैल्यू है 6 और जो a ऑफ i की वैल्यू है वो है 5, इससे छोटी है। जैसे ही हमें मिला इससे छोटी है तो इस केस में क्या हुआ, ये जो कंडीशन थी ये फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो किसी भी तरह की कोई स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना। और क्या करेंगे, a ऑफ i+1 पर की पुश कर देंगे। i कहां है, यहाँ है ना, और की वैल्यू क्या है 6, तो 6 को 6 की पोजीशन पर ही लिख देंगे। तो क्या किया हमने बेसिकली यहाँ पर 6 को 6 की ही पोजीशन पे हमने लिख दिया। तो क्या आ गया, यही एरे एग्जैक्टली यहाँ पर आ गया। आई होप ये क्लियर है ना। अब देखिए जब j की वैल्यू 5 हुई तो j क्या है, j की वैल्यू क्या है 5, कहां पर पॉइंट कर रहा है 1 पर। अब देखिए की क्या है 1, i कहां है इससे एक प्लेस पहले, i कहां पॉइंट कर रहा है 6 पर। अब जो की वैल्यू है वो a ऑफ i से छोटी है, मतलब a ऑफ i जो है वो की से बड़ा है और नेचुरली जो i की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो कंडीशन है जब हम j = 5 की बात कर रहे हैं तो ये जो कंडीशन है बेटा ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो ट्रू होते क्या करेंगे, i कहां पे है, बोलो i है यहां 6 पर, इसको यहां शिफ्ट करो। a ऑफ i पर जो है उसे a ऑफ i1+ पर ले जाओ, ये लो यहां ले आए, है ना। फिर अब शिफ्ट करने के बाद i की वैल्यू को माइनस करो, माइनस किया 5i, 5 भी 1 से बड़ी है, फिर शिफ्ट करो 5 को भी शिफ्ट करके यहां ले आए। फिर i को माइनस करो, माइनस किया तो 4 को कंपेयर किया, फिर दोबारा i तो 0 से बड़ा है, भाई वाइल वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं हम बार बार, i की वैल्यू 0 से बड़ी है और a ऑफ i जो है वो इससे बड़ा है, हमने फिर शिफ्ट किया तो हमने 4 यहां ला दिया, है ना। फिर हमने i को माइनस किया, a ऑफ i की वैल्यू 2 है और जबकि की जो है वो 1 है, ये अब भी बड़ी है और i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है वाइल में, तो ये फिर शिफ्ट हो गया, फिर हमने इसको यहाँ ले आए, है ना। अब फिर माइनस किया i को, i की वैल्यू क्या हो गई 0। अब ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई हम लूप के बाहर आ गए और ai+1, a ऑफ i कहां था, यहाँ ai+1 पर हमने क्या इंसर्ट कर दिया, की क्या थी ये, तो इसको हमने जो 1 था इसको घुमा के हमने ai+1 यानी इस वाली पोजीशन पर इंसर्ट कर दिया। तो देखो हमने क्या किया, शिफ्टिंग की और शिफ्टिंग करने के बाद की को उठा, की को पहले लेके एक दूसरे वेरिएबल में रख लिया, फिर शिफ्टिंग की के लिए जगह बनाई और फिर उस पर्टिकुलर की को अपनी प्लेस पर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये एरे मिला। अब यहां तक हम काम कर चुके, अब लास्ट एलिमेंट क्या मिला, कहां तक सॉर्ट हो चुका आपका एरे, यहां तक आपका एरे सॉर्ट हो चुका है। ठीक है बेटा, यहां तक आपका जो एरे है वो सॉर्टेड, यहां तक, यहाँ 5 तक सॉर्टेड था, अब ये यहाँ 6 तक सॉर्टेड है। फाइन, जहां जहां जे की वैल्यू लगा रहे हो उससे पहले ये सॉर्टेड है, अब यहां पर ये इतना सॉर्टेड है। ठीक, अब जो फाइनल वैल्यू बची वो क्या है 3 को इंसर्ट करना है। तो 3 क्या है, जे की वैल्यू है ना, i कहां है 6 पर, a ऑफ i जो है वो 3 से बड़ा है और i की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो देखो ये ट्रू है तो फिर दोबारा हम शिफ्ट करेंगे। कब तक शिफ्ट करेंगे, जब तक हमें उसकी छोटी वैल्यू
नहीं मिल जाती। जैसे छोटी वैल्यू मिलेगी i+1 पर हम उस छोटी वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। जो वैल्यू हम डालनी थी की को, हमने वो वैल्यू i+1 पर इंसर्ट कर दी। और देखो जैसे ही ये काम हमने किया, ये काम खत्म हुआ और खत्म होने के बाद हम दोबारा गए, तो दोबारा जाने के बाद ये प्रोसेस एंड हो गया। जब ये हम लूप से बाहर निकलेंगे तो देखो 2 टू लेंथ a डॉट लेंथ चलना था, तो j की वैल्यू 6 तक हमने ये चला दिया। नाउ द प्रोसेस एंड्स एंड द होल एरे इज सॉर्टेड, राइट। इस तरह से ये पूरा एरे हमने सॉर्ट कर दिया। ठीक है बेटा, तो जो बेसिक आइडिया है वो क्या है कि जब हमेशा j उस एलिमेंट की पोजीशन होल्ड करेगा जिसको आपको सॉर्टेड एरे में इंसर्ट करना है, और i तक की लोकेशन ये बताएगी कि i से पहले पहले का पूरा एरे जो है वो आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो आपको j के लिए अप्रोप्रिएट पोजीशन बनानी है, शिफ्टिंग करनी है, और लास्ट में जाके a ऑफ i जहां रुका उसके आगे वाली पोजीशन पे आपको की को इंसर्ट कर देना है, अगर स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, अब अगली इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि ये एक स्टेबल सॉर्ट है। स्टेबल सॉर्ट है। स्टेबल सॉर्ट का मतलब कि इंसर्शन सॉर्ट आप जब भी यूज करते हैं उस केस में जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इंटैक्ट रहता है, वो चेंज नहीं होता। और दूसरा क्या कि ये इन प्लेस सॉर्टिंग है। देखिए क्या हमने इस सॉर्टिंग को करने में किसी और एरे की या किसी और स्पेस को की रिक्वायरमेंट रखी? नहीं, हमने जो एरे है हमारे पास उसी में स्वैपिंग करके, उसी में ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमने एरे को सॉर्ट किया है, इसीलिए ये इन प्लेस सॉर्टिंग है। इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज नहीं किया, और जो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी यहाँ पर मेंटेन हुआ है। तो दिस इज योर इंसर्शन सॉर्ट। ये तो बेसिक हुई एल्गोरिथम। जैसे एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ये एल्गोरिथम लिखना होगा, एल्गोरिथम की आपको ये रन करके दिखाना होगा, किसी पर्टिकुलर एरे पर आपको रन करके दिखाना होगा। या तो आएगा इस तरह से कि इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, उसका सूडो कोड लिखिए और एक्सप्लेन कीजिए। तो आप कोई भी अपना लेके इनपुट सीक्वेंस इस तरह से एरे को रन, पूरा जो लूप है एरे के जो पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप रन है वो करके आपको दिखाना होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि हमें इस इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझनी है ना। यहां तक तो आपने डेटा स्ट्रक्चर में फिर भी पढ़ा था कि इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें देखनी है। क्या? देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमें पता है क्या कि n एलिमेंट का अगर एरे है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? n ही है, उतना ही एलिमेंट चाहिए हमें जिन्हें स्टोर करना है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम सबसे पहले इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने के लिए दो कॉलम में यहां पर लिख रही हूं, पहला कॉस्ट और दूसरा है नंबर ऑफ टाइम्स। कॉस्ट एंड नंबर ऑफ टाइम, ये क्या चीजें हैं? मतलब हम देखिए बेटा, हमने फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड पढ़ा है ना, आपको याद है कि जब हमने फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड पढ़ा था तो वो क्या कहता था? वो ये कहता था कि हम किसी भी एल्गोरिथम में अगर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना चाहें तो एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप ये चेक करेंगे कि जो स्टेप है वो कितनी बार रन हुआ है ना, एक स्टेप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ। ये चीज हम अगर निकाल ले तो हम एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो सपोज यहां से शुरू हो रहा है, j इज इक्वल टू 2 टू a डॉट लेंथ। कितनी इंस्ट्रक्शंस है इसमें? इंस्ट्रक्शन 1, फिर इंस्ट्रक्शन 2, फिर इंस्ट्रक्शन 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल 7 इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना। इन 7 इंस्ट्रक्शंस के करस्पॉन्डिंग अगर मैं कॉस्ट लिखूं तो दिस इज C1, कॉस्ट करस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इज C1, फॉर दिस इट इज C2, दिस इज C1, C2, फॉर दिस इज C3। सिंपल, मैंने दो कांस्टेंट माने हैं कि इनकी कॉस्ट कितनी है। फॉर दिस C4, C5, C6 and C7. Suppose this is the cost of these individual instructions. Okay? अब हमें ये देखना है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है। कैसे? हमें टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है ना। तो पहले नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन देख लें, एक इंस्ट्रक्शन को रन होने में कितनी कॉस्ट लगी और फिर वो इंस्ट्रक्शन कितनी बार रन हुई, सारी चीजें आपस में ऐड कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, है ना, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी। तो उस चीज को एनालाइज करने के लिए देखिए,
अब ये देखिए 2 से लेके ए डॉट लेंथ तक अगर कोई एल्गोरिथम काम कर रहा है तो लूप है। हमने जहां पर फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड पढ़ा था वहां हमने पढ़ा था कि भाई एरे में एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पूरे एरे को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, एन हो एन माइनस वन हो कुछ भी हो हम उसे एन लिख देते हैं। पूरे एरे पे अगर हम काम कर रहे हैं तो उसको एसिम्प्टोटिकली हम एन मान लेते हैं। मान लेते हैं अगर एरे की लेंथ एन है तो उस केस में नंबर ऑफ टाइम्स ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कितना चली, एन टाइम चली, है ना। और ये जो है दोनों स्टेटमेंट ये इसी लूप के अंदर हैं तो ये कितनी बार चले बेटा, ये दोनों भी n माइनस वन टाइम चले और ये भी n माइनस वन टाइम चला, है ना। क्यों, क्योंकि ये लूप के अंदर है, ये एक बार ज्यादा चलेगा क्योंकि ये कंडीशन भी ट्रू फॉल्स की कंडीशन भी चेक करेगा। चलो अब जो ये वाला लूप है वाइल i इज ग्रेटर देन 0 एंड a ऑफ i इज ग्रेटर देन की, इस लूप को लिखने के लिए आप इधर देखिए ध्यान से। अगर मैं ये मानूं, देखिए ये j की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो क्या है, अगर मैंने माना कि tj एक वेरिएबल में कंसिडर करूं, वेरिएबल का नाम क्या लिया मैंने, tj इज अ वेरिएबल दैट आई कंसिडर। क्या है ये, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स व्हाइल लूप टेस्ट इज एग्जीक्यूटेड फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ j। मतलब मैंने j की कोई भी वैल्यू ली तो देखिए हमने देखा था कि ये जो वाइल लूप है कभी ये एक बार चला, कभी ये 2 बार चला, कभी 3 बार चला। किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि j की हमने वैल्यू क्या ली, उस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि ये लूप कितनी बार चला, है ना। तो tj हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ j के लिए ये जो वाइल लूप टेस्ट है ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैंने क्या कहा, tj। हाउ मेनी टाइम्स this particular while loop is getting executed for one particular value of j। ठीक है, j की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 2 से लेके लेंथ तक चलेगी। अब देखो तो इसे मैं क्या कहूंगी भाई, टोटल कॉस्ट कितनी देगा ये, j की वैल्यू कहां से कहां तक, 2 से लेके a डॉट लेंथ तक। अगर मैं n तक मानूं 2 to n मान लू, अगर मैं कहूं कि n एलिमेंट्स का एरे है तो 2 to n चलेगी, j की वैल्यू 2 से लेके n तक चलेगी फॉर n elements। n is the input length, हम ये मान के चल रहे हैं, है ना, कि हमने माना कि जो इनपुट की लेंथ है वो n है। तो ये कहां तक, ये क्या होगा 2 से लेके n तक, tj जो है वो हो गया है ना, कि j की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये जो लूप है ये कितनी बार चला, ये कंडीशन कितनी बार चेक हुई, इस पर्टिकुलर वैल्यू से हमें वो मिल जाएगी। कितनी बार ये लूप चला, ये दोनों स्टेटमेंट्स उससे एक बार कम चली क्योंकि ये जो कंडीशन है टर्मिनेशन उसके लिए भी एक बार ये एक्स्ट्रा लूप चेक होगा। तो इसका मतलब ये जो C5 स्टेटमेंट है इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं ताकि आपको सब चीज क्लैरिटी में दिखे। देखिए इस वाले स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे बेटा, इसकी कॉस्ट कितनी है, समीशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 to n tj। ऑलराइट, C5 जो है उसकी कॉस्ट है समीशन ऑफ j टू 2 अप टू n t ऑफ j, या कह सकते हैं tj माइनस वन, है ना, दिस इज tj माइनस वन। ऐसे ही जो C6 है वो भी एक कम चलेगा तो वो उसकी कॉस्ट भी क्या हुई, समीशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 to n t ऑफ j माइनस वन, है ना, उतनी कॉस्ट होगी। इसकी कॉस्ट भी क्या हुई, उतनी होगी। अब जो C1 है उसकी कॉस्ट कितनी है, ये देखो इनको आपस में ऐड करो, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसकी कॉस्ट है, ये इसकी कॉस्ट है, ये इसकी कॉस्ट है, और C7 की कॉस्ट कितनी है बेटा, C7 कितनी बार चलेगा, कौन से लूप में, ऊपर वाले में। तो ये अगर n टाइम चलेगा तो ये भी n माइनस वन टाइम ही चलेगा, है ना, जैसे पहले वाले चल रहे थे। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कितनी बार चलेंगे। देखिए एक बार और, ये n टाइम चलेगा तो ये दोनों n माइनस वन टाइम चलेंगे। इसके लिए हमने कहा कि अगर j की किसी एक वैल्यू पर ये स्टेटमेंट, ये जो कंडीशन है ये tj टाइम इवेल्युएट होती है तो j की हर वैल्यू के लिए सबको सम कर देंगे, है ना, j की हर वैल्यू के लिए 2 से लेके n तक की सबको ऐड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगी। इसी तरह अगर ये दो स्टेटमेंट्स हैं, अगर ये tj टाइम है तो ये tj माइनस वन टाइम चलेगी, तो ये इसके लिए ये दोनों स्टेटमेंट आ गए, इन दोनों के लिए ये दोनों नंबर ऑफ टाइम आ गए। और ये जो बाहर वाली कंडीशन है ये किसकी है, इस वाले फॉर लूप की, तो अगर ये n टाइम चलेगा तो ये n माइनस वन टाइम चलेगा। ठीक बात है। तो अब जो टोटल कॉस्ट है इनकी, हमारी जो tn आई वो tn की वैल्यू क्या आई, उस tn की वैल्यू को आगे कंप्यूट कर लेते हैं। चलिए देखिए, चलिए
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। बेस्ट केस निकालने से पहले पहले इस Tn को यहाँ पर चेक करते हैं। चलिए पहले Tn को लिखिए कंसोलिडेट करके। तो Tn इज इक्वल टू क्या आया बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टाइम से। तो C1 मल्टीप्लाई n प्लस C2 मल्टीप्लाई n-1 प्लस, है ना, C3 मल्टीप्लाई n-1, C3 को भी n-1 से मल्टीप्लाई किया, और प्लस C4 मल्टीप्लाई, C4 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 to n tj, राइट, प्लस C5 इंटू समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 to n t ऑफ j-1, करेक्ट, प्लस C5 तक लिख लिया। अब C6 है बिल्कुल रिपीटेड, तो C6 क्या है, C6 इंटू क्या है बेटा, समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 to n tj-1, सेम चीज जो अभी हमने लिखी है ना, प्लस C7 इंटू क्या आया, n-1। ये हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। बहुत मुश्किल नहीं है, ये देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अभी देखना 1 मिनट में समझ में आएगा, ठीक है, एक बार में सिंप्लीफाई हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि ये सबकी कॉस्ट है और ये कितने नंबर ऑफ टाइम हमने चलाया, सिंपल। ये क्या है, पूरे एरे में 2 से लेके n तक कितनी बार चला, और अंदर वाले एक बार कम चलेंगे तो इसलिए ये लिख दिया, ठीक है। अब हम इनकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे। बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी लिखने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन अभी हमारी आई, उसी इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। क्या आया बेटा, देखिए टोटल कॉस्ट क्या आई हमारी, Tn इज इक्वल टू C1 इंटू n प्लस C2 इंटू n-1 प्लस C3 इंटू n-1 प्लस C4 इंटू n-1 प्लस C4 इंटू समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 to n t ऑफ j tj प्लस C5 इंटू समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 to n t ऑफ j-1 प्लस C6 इंटू समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 to n t ऑफ j-1, है ना, प्लस C7 इंटू n-1। आई होप दिस इज करेक्ट, यस, ओके, है ना। ये काम कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, जब हम बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, बेस्ट केस का मतलब क्या हुआ, देखो फॉर बेस्ट केस, बेस्ट केस कब होगा, जब एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, है ना। बेस्ट केस कब होगा, जबकि आपका जो एरे है वो पहले से सॉर्टेड है, वही तो बेस्ट केस है। हाँ, अब अगर आपका पहले से एरे सॉर्टेड है तो भाई देखो ये वाला जो एल्गोरिथम आपने यूज किया, अगर पहले से एरे सॉर्टेड है तो ये जो कंडीशन है ये तो बस एक ही बार चेक होगी, हर बार में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होके आप बस बाहर आ जाएंगे सीधा, और जो एरे होगा उसको अपनी ही लोकेशन से स्प्रेड कर देंगे। कैसे, देखो भाई, जब मान लो हमने ये एरे है मेरे पास, है ना, 1 2 3 4 5 6, जिस भी एलिमेंट को मुझे इंसर्ट करना है, मान लो मुझे इस एलिमेंट को इंसर्ट करना है ना, तो इस एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए मैंने कंडीशन चेक की, मान लो मैंने यहाँ पे लगाया j, यहाँ लगाया i। अब ये जो की है, ये की इससे बड़ी है और i की वैल्यू उससे बड़ी है, तो क्या करेंगे, लूप खत्म हो गया और फिर हमने इसको इसी से एक्सचेंज कर दिया, है ना। तो हर एलिमेंट के लिए यही चीज होगी, कंडीशन सिर्फ एक बार चेक होगी, पहली बार में फॉल्स हो जाएगी, हम लूप के बाहर आ जाएंगे और उस एलिमेंट को अपनी ही पोजीशन से इंटरचेंज कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम एल्गोरिथम यूज करेंगे, अगर वो एरे पहले से सॉर्टेड है तो उस केस में पुट tj इज इक्वल टू 1, है ना। tj की वैल्यू क्या थी, द नंबर ऑफ टाइम दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज बीइंग चेक्ड फॉर वन वैल्यू ऑफ j।
तो अगर बेस्ट केस की बात करें, एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो जे की कोई भी वैल्यू हो, हमेशा वो कंडीशन जो होगी वो सिर्फ एक बार चेक होगी, फॉल्स हो जाएगी और हम बाहर आ जाएंगे। तो जो जितने भी टीजे हैं उन सबकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 होगी, है ना। और टीजे की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो देखो क्या होगा, टीजे की वैल्यू 1 रखते ही ये जो स्टेटमेंट है, ये जो है, इन दोनों को पहले कंप्यूट करते हैं, क्या होगा देखिए। इन केस इफ array for best case your array is already sorted and यहां लिख दो tj is equal to 1। तो यहां पर क्या होगा, tj is equal to 1, है ना। हमें क्या करना है, tj को 1 रखना है। अब देखिए क्या करें, अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, कौन कौन सी हैं बेटा, देखिए समेशन ऑफ j is equal to 2 to n और tj, ये वैल्यू कंप्यूट करनी है एक तो हमें, और दूसरी वैल्यू हमें कंप्यूट करनी है समीशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 n t ऑफ j माइनस 1, है ना। ये दोनों वैल्यू, भाई बाकी तो सारी n की टर्म्स में है, tj वाली जो वैल्यूज है उन्हें कंप्यूट करना है। अब ये अगर मैं tj की वैल्यू यहाँ पर 1 रखूं तो इसका मतलब 2 से लेके n तक हर बार में 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार, n-1 टाइम्स, है ना। भाई अगर मैं j को 1 से n तक चलाऊं तो कितनी बार, यहाँ tj की वैल्यू की जगह मैंने क्या लिखा, 1, तो इसका मतलब मुझे 1 ऐड करना है, कितनी बार, 2 से शुरू करके n टाइम्स, मतलब 1 से n तक चलते तो n टाइम होता, 2 से n तक चल रहे हैं तो कितना हो गया, n-1 टाइम, है ना। 1 को कितनी बार ऐड करना है, n-1 टाइम। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लिखूं, n-1, ऑब्वियसली, है ना। कितनी बार 1 को ऐड करना है, एन, अब ये 2 से लेके n है तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, n-1। ऐसे ही यहां इस केस में क्या होगा, tj की वैल्यू क्या रखी है आपने, 1, तो ये क्या हो गया पूरा 0, है ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब 0 को कुछ भी ऐड करो कि क्या आएगा, 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो हुआ वो आपका 0 हो गया। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, ये जो tj वाला टर्म है ये टर्म तो बन गया आपका n-1, और जो आपका tj-1 वाला टर्म है ये पूरा का पूरा टर्म बन गया आपका 0। इसको ध्यान से देखना, ठीक बात है। अब अगर ऐसा है तो उस केस में अब ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू हम इस मेन वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक बात है। करो पुट, क्या लिखें, मेन वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो tn इज इक्वल टू, करो c1 इंटू n प्लस c2 इंटू n माइनस c2, ओपन कर दिया मैंने ब्रैकेट को, प्लस c3 इंटू n माइनस c3, करेक्ट, प्लस c4। अब इसको एक बार लिख के दिखा देते हैं, दिस इज n-1, है ना, प्लस अब जो c5 और c6 है ये तो 0 हो गए, तो यहां लिख देते हैं c5 इंटू 0 प्लस c6 इंटू 0, दोनों वैल्यू 0 हो गए क्योंकि दोनों में tj माइनस वाला टर्म है ना, प्लस c7 इंटू प्लस c7 इंटू n-1, ठीक बात है। ओपन करो इसको, अगर इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, tn इज इक्वल टू, n वाले टर्म सारे एक तरफ लो, तो क्या आया, c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4, है ना, c4 के बाद आया आपका प्लस c7, और इन सब के मल्टीप्लाई में क्या है, n, क्यों, क्योंकि हमें तो एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है, तो हमें n की पावर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक बेटा। फिर माइनस, माइनस में क्या क्या चीजें आ रही हैं देखिए जनरेट होके, माइनस में c2 और प्लस c3 प्लस c4 और प्लस c7, ठीक बात है, देखिए, करेक्ट। तो अब अगर आप इस पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान से एनालाइज करें तो ये क्या बना, tn इज इक्वल टू big ऑफ n, लीनियर टाइम एल्गोरिथम है, नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म है ना, और ये क्या है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ n ओनली, तो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ n, तो क्या हुआ, big ऑफ n, दिस इज अ लीनियर टाइम एल्गोरिथम इफ यू आर फॉलोइंग द बेस्ट केस, ठीक है। अब मैं आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वैल्यूज हमने कहां से उठाई, ये जो वैल्यूज हमने पुट की, कैलकुलेट की, उनको हम यहां पर एक बार
कैलकुलेट करके दिखा देते हैं ताकि आप जब इसको रिवाइज करें तो आपको क्लियरली नजर आए। क्या कि समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 to n अगर लिखा है तो उस केस में tj की वैल्यू अगर आप 1 रखें तो क्या होगा, देखिए 1 रखते हैं तो क्या बना, समेशन ऑफ 2 इज j इक्वल टू 2 to n 1 2 to n 1 दैट मीन्स n माइनस 1 पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू है समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 to n t ऑफ j माइनस 1 दैट मीन्स समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 to n 1 माइनस 1 मतलब 0। ठीक है बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो हमने यहां पर यूज की है, ये आपके रेफरेंस के लिए है। ठीक बात है, तो दिस इज योर बेस्ट केस एनालिसिस कि बेस्ट केस में जो लीनियर सर्च है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है tn इज इक्वल टू बिग O ऑफ n। ठीक, अब जब हम वर्स्ट केस की बात करेंगे तो वर्स्ट केस का क्या मतलब है, इसी इक्वेशन को एक बार वर्स्ट केस के लिए देखते हैं। चलिए देखें, अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो देखो क्या होगा, चलिए बेटा वर्स्ट केस में इक्वेशन लिखते हैं पहले। क्या है, T ऑफ n इज इक्वल टू क्या था, C1 इंटू n प्लस C2 इंटू n माइनस 1 प्लस C3 इंटू n माइनस 1 प्लस C4 इंटू समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 to n tj प्लस C5 इंटू समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 to n t ऑफ j माइनस 1 है ना, प्लस C6 इंटू समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 to n t ऑफ j माइनस 1 प्लस C7 इंटू n माइनस 1। दिस वॉज द इक्वेशन, करेक्ट। अब जब हम वर्स्ट केस एनालिसिस की बात करते हैं तो वर्स्ट केस कब होगा, जब जो आपका वो है एरे है वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड है ना। वर्स्ट केस कब होगा कि आपको भाई आपके पास क्या है, देखिए वर्स्ट केस में क्या होगा, एरे सॉर्टेड इन, या कह सकते हैं एरे इज इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक बात है ना, वर्स्ट केस में आपका जो एरे है वो रिवर्स ऑर्डर में है, तो अब क्या करें भाई, रिवर्स ऑर्डर में है तो अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए देखिए सीधी सीधी बात है कि इस कॉम्प्लेक्सिटी की फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कौन से वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, टीजे की वैल्यू चाहिए, है ना। तो वर्स्ट केस में टीजे निकालते हैं। देखो फिर एल्गोरिथम पे आओ, वर्स्ट केस में अगर आपका एल्गोरिथम रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड है तो उस केस में ये जो कंडीशन है, टीजे क्या कहता था कि जे के एक वैल्यू के लिए ये लूप कितनी बार चलेगा, तो अगर वर्स्ट केस है तो जिस वैल्यू को आप इंसर्ट कर रहे हैं ना उसके पहले वाले सारे एलिमेंट से आप उसे कंपेयर करेंगे। तो इसका मतलब अगर जे की वैल्यू जो भी है जे माइनस 1 एलिमेंट से आपको उसको कंपेयर करना ही करना पड़ेगा, और साथ में एक एडिशनल क्या कि ये कंडीशन टर्मिनेशन कंडीशन, एक बार टर्मिनेशन कंडीशन के लिए आप एक्स्ट्रा उसको चेक करेंगे, है ना, जे माइनस 1 एलिमेंट से तो कंपेयर करेंगे और साथ में एक टर्मिनेशन कंडीशन के लिए चलेगा। तो कितनी टाइम ये लूप चला, जे माइनस 1 लोग एलिमेंट से कंपेयर किया प्लस 1 टाइम कंडीशन टर्मिनेशन के लिए चला, तो टोटल कितने टाइम चला, जे टाइम चला। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब हम वर्स्ट केस की बात करते हैं तो जो टीजे की वैल्यू है, टीजे की जो वैल्यू है वो क्या आई, जे माइनस 1 है ना प्लस 1। ये जे माइनस 1 किसके लिए है बेटा, फॉर जे माइनस 1 कंपैरिजंस, है ना, जे माइनस 1 कंपैरिजंस के लिए है, और ये जो 1 है फॉर चेकिंग टर्मिनेशन कंडीशन।
ये टर्मिनेशन कंडीशन को चेक करने के लिए है। तो क्या हुआ, टीजे की वैल्यू क्या आ गई हमारी, बताओ, टीजे इज इक्वल टू जे। क्लियर, टीजे की वैल्यू जे रखनी पड़ेगी। अगर हम टीजे की वैल्यू इस ऊपर वाली इक्वेशन में जे रख देते हैं तो फिर हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होगी वो हम सीधी सीधी अपनी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देंगे। अब रखने से पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इन दो टर्म को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, इनकी जो वैल्यूज आएंगी उसको डायरेक्टली अपने फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करिए। सबसे पहली वैल्यू क्या है आपकी, देखिए, चलिए बेटा, फर्स्ट वैल्यू इज समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 to n tj, ये कैलकुलेट करना है ना। तो ये क्या है, समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 to n, tj की वैल्यू क्या है, j, tj की वैल्यू क्या थी, j। अब आप क्या कर रहे हैं, 2 से लेके n तक आप j को ऐड कर रहे हैं, j की जो भी वैल्यू है वो 2 से लेके n तक ऐड हो रही है। आपको पता है 1 से लेके n तक अगर ऐड करते हैं तो क्या लिखते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। 1 से लेके n तक n नेचुरल, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम जो होता है वो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना। क्या, वी नो दैट summation of j is equal to 1 to n of j is equal to n into n plus 1/2। ये तो हमें पता है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, तो क्या वैल्यू आई, j is equal to 2 to n। अब यहां पर हमने क्या रखा, j, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस 1, है ना, क्योंकि 1 को तो हम ऐड ही नहीं कर रहे हैं, हम कहां से ऐड कर रहे हैं, 2 से ऐड कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आई, n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस 1। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमने सबसे पहले किसकी कंप्यूट की, ये वाली जो टर्म है उसकी वैल्यू हमने यहां से कंप्यूट कर ली। ठीक है, अब दूसरे वाला टर्म देखो, सेकेंड वाला टर्म क्या है, देखो बेटा, सेकेंड वाला टर्म कहता है आपका टीजे -1। तो क्या हुआ, j -1, तो ये क्या हुआ, समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 to n tj -1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 2 to n j -1, है ना, j -1। इसका क्या मतलब हुआ कि इस पूरी की पूरी वैल्यू में j में ये जो वैल्यू आई इसमें अगर मैं माइनस n होगी, इसमें से 1 को मैंने माइनस किया, tj -1 मतलब j -1, 1 को इसमें से मैंने माइनस किया तो क्या होगा, अब देखिए, दिस हैपन्स टू बी n इंटू n -1 अपॉन c, n इंटू n -1 अपॉन 2। ठीक बात है, 2 to n अगर मैं यहाँ पर tj की वैल्यू को j रखूं तो j -1 है ना, और यहाँ पर j -1 होते होते पहले 1 + 2 + से -n होगा, तो ये n इंटू n -1/2 इसकी जो कैलकुलेशन होके आई वो ये आई। अब आप इन दोनों वैल्यूज को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सीधा सीधा पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, देखिए, इधर देखिए बेटा, चलिए क्या किया हमने, tn देखो, t of n is equal to c1 into n plus c2 into n minus 1 plus c3 into n minus 1 plus c4 into, c4 के बाद आपकी क्या वैल्यू आई थी c4 में, देखिए, c4 इंटू j 2 to n tj, 2 to n tj को हम क्या लिख रहे हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस, ये तो 1 से लेके n तक की है और साथ में 2 से लेके ऐड कर रहे हैं तो -1 हमने यहां से रिमूव कर दिया, तो ये है n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो क्या हुआ, इंटू n इंटू n प्लस 1/2 माइनस 1, ये पूरी की पूरी एक वैल्यू इसकी यहां से आई, प्लस C5 में कौन सी वैल्यू थी बेटा, देखिए, C5 में -1 वाला टर्म है, उसकी वैल्यू क्या आई, n इंटू n -1/2, है ना, तो लिखिए क्या होगी, n इंटू n -1/2
प्लस C6 भी n इंटू n माइनस 1/2 होगा। C6 इज ऑल्सो n इंटू n माइनस 1/2 प्लस C7 इंटू n माइनस C7 इंटू n माइनस 1। तो देखो इसे पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको यहीं से आप इसको चाहे तो इक्वेशन को पूरा ओपन करके सॉल्व करें, लेकिन क्लियरली नजर आ रहा है कि जो लार्जेस्ट टर्म है वो लार्जेस्ट टर्म किसका है, n स्क्वायर का, है ना। एसिम्प्टोटिकली जो लार्जेस्ट डिग्री ऑफ n है वो क्या है, n स्क्वायर। तो यहां से हम डायरेक्टली क्या कहेंगे कि Tn जो है वर्स्ट केस में वो आता है आपका बिग O ऑफ n स्क्वायर। Tn इज बिग O ऑफ n स्क्वायर। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद n स्क्वायर के सारे टर्म्स कलेक्ट करें, n के टर्म्स कलेक्ट करें, कांस्टेंट्स को कलेक्ट करें, और फिर फाइनली आपको दिखेगा कि n स्क्वायर इज द लार्जेस्ट डिग्री व्हिच इज बीइंग प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर टाइम फंक्शन। तो उसको आप उसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बता देंगे, है ना। अब जब हम एवरेज केस की बात करते हैं, सपोज मैं तीसरा एवरेज केस डिस्कस करूं, तो एवरेज केस में बेटा क्या होगा, जो टीजे की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली j/2 बनेगी, है ना। एवरेज केस का मतलब क्या होता है कि कुछ एरे सॉर्टेड है और कुछ एरे सॉर्टेड नहीं है। तो कुछ नंबर ऑफ जेस के लिए तो आपको काफी कंपैरिजन करने पड़ेंगे, कुछ के लिए कुछ नहीं करने पड़ेंगे। तो हम ऑन एन एवरेज मानते हैं कि हर जे के लिए ऑलमोस्ट हाफ कंपैरिजन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जे की वैल्यू को अगर मैं j/2 भी रखूं तो इस पूरी इक्वेशन में जो हमारी फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होके आएगी वो आएगी T ऑफ n इज इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर ओनली, ठीक है। तो एवरेज केस में भी इंसर्शन सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बिग O ऑफ n स्क्वायर। ये बात आपको सीधी सीधी याद रखनी है। एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है और उसके डिफरेंट केसेस में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप एनालाइज करके बताएं। देखिए, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जिसमें हमने क्या पढ़ा, देखिए, तो हमने पहले ये समझा कि इंसर्शन सॉर्ट क्या है, कैसे काम करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि एल्गोरिथम जो है उसको एक एरे पे रन करके शिफ्टिंग कैसे करते हैं, और फिर थर्ड हमने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने की कोशिश की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस पर्टिकुलरली पूछा गया है, देखने में लेंदी है लेकिन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे आपको एक बार में ये समझ में आएगा, और पेपर पेन लेके आप इसको एक बार इवैल्यूएट करके खुद से देख लें, ठीक है बेटा। तो ये हो गई बेस्ट केस के लिए टीजे की वैल्यू हम हमेशा 1 लेते हैं, वर्स्ट केस के लिए हम टीजे की वैल्यू को j लेते हैं, और जो एवरेज केस है उसके लिए हम हमेशा टीजे की वैल्यू को ऑलमोस्ट j/2 लेते हैं, ठीक है। तो बेस्ट केस में ये लीनियर टाइम एल्गोरिथम है, और वर्स्ट केस और एवरेज केस में ये क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिथम है, ठीक है। तो यहां तक आज हम कवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर दूसरी टेक्निक्स को पढ़ेंगे। इससे पहले आप ये देखिए AKTU में क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं। देखो, डिस्कस द बेसिक स्टेप्स इन द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम, ये प्रॉब्लम आई हुई है 22-23 में पूछा गया था क्वेश्चन। फिर उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल एंड अनस्टेबल सॉर्टिंग, डिफरेंस पूछा जाता है। फिर स्टेबल सॉर्टिंग क्या है, देखिए अलग अलग तरीके से किसी भी क्वेश्चन के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा। विद सॉर्टिंग एल्गो वी हैव सीन स्टेबल और अनस्टेबल, एग्जांपल जब आप पढ़ लेंगे आपको पूरी क्लैरिटी आएगी। फिर गिव सम नेम विद एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें आप इसमें दिखाएंगे। और साथ में शायद इसमें इंक्लूड करना रह गया बेटा, इंसर्शन सॉर्ट का भी एक क्वेश्चन था, एक्सप्लेन insertion sort in detail with derivation of its time complexities in all cases। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार AKTU में आया है, ये मिस हो गया, मैंने स्लाइड में डालना मैं भूल गई। तो PYQs में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम, उसकी रन टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पूरी की पूरी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है, ठीक है बेटा। तो आज तक के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आगे हम फर्दर बची हुई सॉर्टिंग टेक्निक्स को एक एक करके पढ़ेंगे। थैंक यू।